मोनालिसा आज के दौर का एक ऐसा नाम जो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को मालूम है। ये दुनिया की वो मशहूर पेंटिंग है जिसकी तस्वीर नोटों से लेकर कैलेंडर तक हर जगह नजर आती है और इसी वजह से आज मोनालिसा की कीमत खरबों में है और ये लॉवरी म्यूजियम की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। मगर आज से ठीक 100 साल पहले मोनालिसा की शोहरत इतनी बुलंदी पर नहीं थी। दूसरी पेंटिंग की तरह ये भी एक पुरानी तस्वीर थी जो म्यूजियम की दीवारों पर लटकी रहती थी। लेकिन उस वक्त भी मोनालिसा की मुस्कान कुछ खास थी। फ़न के कदरदान उसकी कीमत को पहचानते थे और उसे उस नज़र से देखते थे जो आम लोगों की समझ से बाहर थी। और फिर आया 20 अगस्त 1911 का दिन, जब एक आम आदमी ने लॉवरी म्यूजियम से मोनालिसा को चुरा लिया और इसी एक चोरी ने उसे शोहरत की ऐसी बुलंदी पर पहुंचा दिया कि आज मोनालिसा दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग बन चुकी है। मोनालिसा की खामोश मुस्कान के राज और इसकी दिलचस्प कहानी आप तक पहुँचाने के लिए मैं आपका होस्ट अब्दुल बासित। Paris, 1911. The world's most famous painting vanished without a trace. The Mona Lisa, Leonardo da Vinci's timeless masterpiece, was stolen in broad daylight. For 2 years, the painting's fate remained a mystery, leaving France shocked and the world captivated. But who dared to steal the world's most priceless artwork? This is the story of the greatest art heist in history, the theft of the Mona Lisa. Mona Lisa is snatched from the world's most famous museum. An entire day passes before anyone notices the masterpiece is missing. तो इस कहानी का आगाज़ होता है एक शख्स की पैदाइश से जो हर फन का माहिर था और जिसका नाम इंसानी तारीख में हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो डी विंची की। ये इटली का वो शख्स था जिसे सिर्फ पेंटर कहना उसकी शख्सियत के साथ नाइंसाफ़ी थी। वो एक साइंटिस्ट, इंजीनियर, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट, यानी कि असल मायने में वो हर फन मौला था। हर काम में उसके अंदर परफेक्शन की भूख थी और उसके लिए हर प्रोजेक्ट एक नया तजुर्बा और एक नया नज़रिया होता। उसका काम सिर्फ कला नहीं बल्कि इल्म और तजस्सुस का इजहार था। 1503 में लियोनार्डो को एक नई पेंटिंग बनाने का काम मिला जो एक इटालियन सिल्क मर्चेंट फ्रांसिस्को डेल गियोकोंडो ने दिया, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बीवी लीजा डेल गियोकोंडो का पोर्ट्रेट बनाया जाए। इसी से मोनालिसा का आगाज हुआ। मोना इटालियन जुबान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है माई लेडी। लियोनार्डो ने मोनालिसा पर 4 साल तक लगातार काम किया। हर ब्रश स्ट्रोक बारीकी का नया रंग लाता, हर लेयर इंसानी समझ से बहुत गहरी थी। कहते हैं उन्होंने पेंटिंग में 30 से ज़्यादा लेयर्स बनाई जिनमें कुछ इतनी पतली थी कि इंसानी बाल से भी ज़्यादा नाजुक। मगर 4 साल बाद भी उन्हें लगता रहा कि ये तस्वीर अभी भी मुकम्मल नहीं हुई और वो इस पर काम जारी रखे रहे। फिर 1516 में फ्रांस के शहंशाह फ्रांसिस आई ने लियोनार्डो को अपने महल में बुलाया तो लियोनार्डो मोनालिसा को अपने साथ ले गया। मगर 1517 में उनके हाथ को लकवा मार गया और वो ब्रुश दोबारा ना उठ सके। सिर्फ 2 साल बाद 1519 में लियोनार्डो दा विंची का इंतकाल हो गया और यूं मोनालिसा कभी मुकम्मल ना हो सकी। हैरत की बात यह है कि दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग असल में आज भी इनकम्प्लीट है, मगर दा विंची का कमाल ये था कि उनका अधूरा काम भी मुकम्मल लगता था। इसी वजह से लियोनार्डो की मौत के बाद फ्रांस के शहंशाह ने मोनालिसा को अपने रॉयल कलेक्शन का हिस्सा बना लिया। तकरीबन 250 साल तक मोनालिसा फ्रांस के महलों की जीनत बनी रही। फिर 1800 के दौर में जब नेपोलियन बोनापार्टे ताकत में आए और उसने मोनालिसा पर नजर डाली तो वो उसका दीवाना हो गया। नेपोलियन ने मोनालिसा को अपने बेडरूम में सजा दिया जहां ये 4 साल तक रही और 1804 में इस लॉवरी म्यूजियम की ग्रैंड गैलरी में लगा दिया गया। लॉवरी सिर्फ फ्रांस का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम था। हर कदम पर तारीख का अनमोल शाकार थे और उनमें मोनालिसा चमकती हुई मोती की तरह नजर आती थी। लेकिन मोनालिसा की शोहरत उस वक्त इतनी बढ़ चढ़कर नहीं थी। ये पेंटिंग ज्यादातर आर्टिस्ट और आर्ट लवर्स के लिए कीमती थी। आम आवाम की नज़र में मोनालिसा बस एक पुरानी तस्वीर थी। फिर भी जो इसे गौर से देखता उसके चेहरे की मुस्कान के जादू में खो जाता। एक लम्हे में वो हल्का सा मुस्कुराती नजर आती और अगले लम्हे में वो मुस्कान गायब हो जाती। इसी राज ने लोगों को परेशान भी किया और दीवाना भी। एक फ्रेंच आर्टिस्ट लूस मैस्पेरो मोनालिसा की इस मुस्कान पर इतना फिदा हुए कि 1852 में पेरिस के एक होटल की छत से कूदकर उसने अपनी जान दे दी और अपने आखिरी नोट में लिखा कि मोनालिसा की मुस्कान ही उसकी मौत का सबब बनी। फिर भी आम लोगों के लिए मोनालिसा अभी तक एक गुजरता हुआ नक्श थी, मगर आखिरकार वो वक्त आ गया जब मोनालिसा की किस्मत ने पलटा खाया और वो भी एक आम इंसान के हाथों, जिसका नाम था विंसेस्को पेरुगिया। पेरुगिया इटली का एक शहरी था जो बिल्कुल आम लोगों की तरह मामूली जिंदगी गुजार रहा था, मगर उसके दिल में एक ही आग जल रही थी, मोनालिसा को वापस इटली ले जाने की आग। उसका कहना था कि जब पेंटिंग इटालियन औरत की है और इसे बनाने वाला भी एक इटालियन, तो फिर ये फ्रांस के लॉवरी म्यूजियम में गैरों की मुल्क की जिन्नत क्यों बनी हुई है। इसी जस्तजू के साथ 1908 में वो पेरिस आ गया और लॉवरी म्यूजियम में नौकरी हासिल कर ली। उसका काम पेंटिंग की सफाई करना, उन्हें दोबारा फ्रेम करना और कभी कभी उनके लिए प्रोटेक्टिव केसेस तैयार करना होता था। इसी दौरान उसने मोनालिसा के वुडन फ्रेम का राज भी जान लिया। अपनी आंखों से उसने देखा कि चंद मिनटों में मोनालिसा का कॉम्प्लेक्स फ्रेम कैसे खोला जा सकता है।
दिन ब दिन उसके अंदर की तस्वीर सिर्फ एक पेंटिंग नहीं रही बल्कि इटालियन शनाख्त की निशानी बन गई और उसने अपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं इसे फ्रांस से वापस इटली लेकर ही जाऊंगा। इस इरादे को सच करने के लिए उसने लोवरी के हर कोने, हर राह और हर घाट का रूटीन याद करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने इसी सदी के सबसे बड़े हाइस का एक शानदार प्लान तैयार कर लिया और फिर वो दिन आ गया 20 अगस्त 1911। ये एक संडे की शाम थी। पुरुगिया आम विजिटर की तरह म्यूजियम में दाखिल हुआ, मोनालिसा को देखा और फिर म्यूजियम बंद होने का इंतजार करने लगा। जब विजिटर बाहर निकल गए तो वो चुपके से एक स्टोरेज क्लोजेट में घुस गया। वो रात उसने वहीं गुजारी क्योंकि उसे मालूम था कि अगले दिन म्यूजियम पब्लिक के लिए बंद होगा, मेंटेनेंस चलेगी और सिक्योरिटी आमतौर पर बहुत कम होगी। यानी सब कुछ बिल्कुल उसके प्लान के मुताबिक था। सुबह हुई तो लॉफरी बिल्कुल खाली था। पुरुगिया सेफ एप्रॉन पहने मोनालिसा की तरफ बढ़ रहा था। एक पल के लिए उसने उस मुस्कान को देखा जो सदियों से लोगों को हैरान करती आई है और फिर बिना देर किए मोनालिसा को फ्रेम से अलग कर दिया। उसने पेंटिंग को सेफ कपड़ों में लपेटा, कंधे पर उठाया और तेज कदमों के साथ चल दिया। उसका जिस्म आगे बढ़ रहा था लेकिन दिल की धड़कनें इतनी जोर से चल रही थी कि जैसे हर किसी को सुनाई दे रही हो। जब वो सीढ़ियों से निकलकर एग्जिट तक पहुंचा तो उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया लेकिन वो लॉक था। हर कोशिश बेकार गई। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में खौफ बढ़ रहा था। तभी अचानक एक प्लम्बर वहां से आ गया। पुरुगिया के लिए जैसे वक्त ठहर गया। उसने सोचा अब मैं पकड़ा गया, मगर प्लम्बर ने उसके कपड़ों को देखा और समझा कि ये भी म्यूजियम का एक वर्कर है। बिना कुछ पूछे उसने दरवाजा खोल दिया। पुरुगिया ने बस हल्का सा शुक्रिया अदा किया और मोनालिसा को संभालते हुए म्यूजियम से बाहर चल दिया। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग अब उसके हाथों में थी और वो पेरिस की भीड़ में गायब हो गया। अगले 24 घंटे तक किसी को अंदाजा भी ना हो सका कि मोनालिसा चुरा ली गई है। लोवरी में पेंटिंग का अक्सर क्लीनिंग या फोटोग्राफी के लिए उठाना जाना एक आम बात थी, इसीलिए उसकी जगह खाली देखकर किसी ने ज्यादा गौर न किया। लेकिन दूसरे दिन जब आर्टिस्ट लुइस ब्यूरोट मोनालिसा की कॉपी बनाने के लिए म्यूजियम आया तो उसने वो मंजर देखा जो देखकर उसके होश उड़ गए। जहाँ कल तक मोनालिसा लटकी हुई थी वहाँ अब सिर्फ चंद कील और उनके दरमियान जमी हुई धूल बाकी थी। बस फिर क्या था, अलार्म बज उठा। म्यूजियम के अंदर अफरा तफरी मच गई। हर गैलरी, हर कोना छान मारा गया मगर पेंटिंग का कोई पता ना चला। और जब ये खबर लोवरी की दीवारों से निकलकर पेरिस की गलियों तक पहुंची तो शहर के माहौल ही बदल गया। लोग लोवरी के बाहर जमा होने लगे। कुछ मोनालिसा के गम में आंसू बहा रहे थे जैसे किसी अपने को खो दिया हो, और कुछ ने तो उसकी खाली दीवार के नीचे फूल तक चढ़ा दिए। अगले ही दिन न्यूयॉर्क ने इसी चोरी को अपने फ्रंट पेज पर जगह दी और इस तरह मोनालिसा एक पेंटिंग के बजाय दुनिया के सबसे बड़ा स्कैंडल बन गई। मोनालिसा की चोरी ने पूरे फ्रांस को हिलाकर रख दिया था। इस अफरा तफरी में फ्रेंच पुलिस ने फौरन ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। म्यूजियम के अंदर मोनालिसा का फ्रेम और उसकी ग्लास प्लेट मिल गई। मशहूर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट अल्फोंस बर्टिलन को बुलाया गया। उसने एक थंबप्रिंट दरियाफ्त करा मगर वो किसी भी पुलिस रिकॉर्ड से मैच न कर सका। शहर भर में पोस्टर चिपका दिए गए। चेक पॉइंट्स पर गाड़ियों की तलाशी होने लगी और अखबारों ने मोनालिसा की बरामदगी पर इनाम तक रख दिया। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद कोई सबूत सामने न आया। पुलिस ने कुछ मशहूर शख्सियत तक को गिरफ्तार कर लिया। सबसे ज्यादा हल्ला तब मचा जब शक पैब्लो पिकासो पर गया। उसके साथ एक और शख्स पोइट और ड्रामेटिस्ट गुलिलोम एपोलिनियर भी एक शक के घेरे में आ गए मगर तमाम इल्ज़ाम साबित ना हो सके और दोनों को रिहा कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही थी लेकिन साथ ही थ्योरीज भी जन्म ले रही थी। कई लोगों का कहना था कि ये काम जर्मन स्पाइस का है और कुछ का अंदाज़ा था कि शायद फ्रेंच हुकूमत ने खुद ही अवाम का ध्यान भटकाने के लिए मोनालिसा को गायब किया। मगर असल सच अभी भी सबके हाथों से दूर था। दिन हफ्तों में बदलने लगे और मोनालिसा अपनी मुस्कान के साथ दुनिया की नज़रों से गायब रही। लेकिन असल में मोनालिसा नज़रों से दूर तो थी मगर उतनी भी नहीं थी जितना लोग समझ रहे थे, क्योंकि विंसेस्को पेरुगिया जिसने इसे चुराया था उसे लोवरी से ज़्यादा दूर नहीं ले गया। वो सीधा अपने छोटे से अपार्टमेंट में आया जो म्यूजियम से सिर्फ 2 मील के फासले पर था। वहाँ उसने मोनालिसा को एक वुडन ट्रंक के फॉल्स फ्लोर के नीचे छुपा दिया। सोचिए, पूरी दुनिया मोनालिसा को ढूंढ रही थी, नई नई थ्योरीज बन रही थी और असल में वो सबके नाक के नीचे एक आम सी छत के अंदर छुपकर आराम फरमा रही थी। 2 साल तक पेरुगिया ने मोनालिसा को अपने पास संभाल कर रखा। उसका पहला इरादा ये था कि पेंटिंग को इटली ले जाए और उसे अपने वतन को वापस करे। मगर वक्त गुजरता गया और फ्रांस के हर कोने में मोनालिसा की तलाश एक जुनून बन गई। पुलिस हर जगह छान मार रही थी मगर पेंटिंग फिर भी उनकी नज़रों से दूर ही रही। और हैरत की बात यह थी कि पेरुगिया अपनी चालाकी की वजह से 2 मरतबा पुलिस के छापे से भी बच गया। पुलिस उसके घर तक आई लेकिन मोनालिसा ट्रंक के नीचे छुपकर उनकी नज़रों से बच निकलती रही। उस वक्त लगता था जैसे ये चोरी कभी भी नहीं पकड़ी जा सकेगी। 2 साल मोनालिसा को अपने ट्रंक के नीचे छुपाए रखने के बाद पेरुगिया का सब्र आखिरकार टूट गया। दिसंबर 1913 में उसने इटली के एक आर्ट डीलर अल्फ्रेडो गिरी को खत लिखा। खत में उसने अपना झूठा नाम लियोनार्डो लिखा और दावा किया कि उसके पास असल मोनालिसा है। उसका कहना था कि ये पेंटिंग असल में इटली की है, इसे फ्रांस ने लूट कर अपने पास रखा है और अब इसे वापस उफीसी गैलरी में होना चाहिए। मगर असल में उसका मकसद सिर्फ कौमी वफादारी नहीं था बल्कि मोनालिसा के बदले वो एक बड़ी रकम लेना चाहता था।
अल्फ्रेडो गैरी ने फौरन ही उफीसी गैलरी के डायरेक्टर गियोवानी पोगी को सब कुछ बताया और दोनों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया। 10 दिसंबर 1913 को पेरुगिया मोनालिसा को लेकर फ्लोरेंस आया, एक छोटे से होटल में ठहरा और अगली सुबह पेंटिंग को ट्रंक से निकालकर गैरी के ऑफिस ले आया। जब गैरी और पोगी की नज़र मोनालिसा पर पड़ी तो चंद लम्हों के लिए दोनों खामोश हो गए। उनकी आंखों को यकीन ही नहीं आया कि असल मोनालिसा उसके सामने रखी है। पेरुगिया ने फ़ख्र के साथ कहा कि अब पेंटिंग अपने वतन को वापस मिल गई है और साथ ही पैसों का तकाजा भी किया। अल्फ्रेडो गैरी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि पैसे मिल जाएंगे, बस थोड़ा वक्त चाहिए। और जैसे ही वो दोनों मोनालिसा को लेकर ऑफिस से निकले तो सीधा जाकर पुलिस को सब कुछ बता दिया। अगली सुबह 11 दिसंबर 1913 को पुलिस ने पेरुगिया के होटल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने समझा कि शायद पैसों से बड़ा सूटकेस आया, मगर जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने पुलिस खड़ी थी, हाथों में हथकड़ी थी जो उसे बनाकर साथ ले गए। एक ही लम्हे में उसके तमाम ख्वाब बिखर गए। कोर्ट में पेरुगिया ने दावा किया कि उसने मोनालिसा चुरा कर इटली का फ़ख्र वापस लौटाने की कोशिश की। उसका कहना था कि नेपोलियन इसे इटली से लूट कर लेकर गया था, मगर असल सच ये था कि लियोनार्डो डा विंची खुद मोनालिसा को फ्रांस ले गए थे और किंग फ्रांसिस आई ने इसे अपनी रॉयल कलेक्शन में शामिल किया था। फिर भी जब ट्रायल हुआ तो इटली के लोगों ने पेरुगिया को चोर की बजाय एक कौमी हीरो समझा। कोर्ट ने उसे 1 साल 15 दिन की सज़ा दी, लेकिन पब्लिक प्रेशर की वजह से सिर्फ 7 महीने बाद ही वो रिहा हो गया। इसी दौरान मोनालिसा को इटली के मुख्तलिफ शहरों में डिस्प्ले किया गया। हर जगह लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। हर चेहरा हैरत से चमक रहा था, जैसे पहली दफ़ा मोनालिसा को देख रहा हो। और फिर जनवरी 1914 में मोनालिसा वापस पेरिस के लोवरे म्यूजियम ले आई गई और उस दिन मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं रही थी, अब वो एक दास्तान बन चुकी थी, एक ऐसा शाहकार जिसके लिए लोग आंसू बहा चुके थे, जिसके लिए न्यूज़पेपर के फ्रंट पेजेस भर गए थे और जिसके नाम पर पुलिस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान इसे बार बार म्यूजियम से निकालकर सीक्रेट जगहों पर रखा गया ताकि नाजीज के हाथ ना लग सके। वॉर के बाद फिर से इसे लोवरे म्यूजियम रख दिया गया, लेकिन इसके बाद भी मोनालिसा पर हमले होते रहे। इसीलिए आज मोनालिसा को बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा गया, इतना सिक्योर कि अगर ज़मीन भी हिली तो ये पेंटिंग सेफ रहेगी। हर साल तकरीबन 1 करोड़ लोग लोवरे म्यूजियम आते हैं और उनमें से 80% सिर्फ मोनालिसा को देखने के लिए आते हैं। कुछ लोग उसकी मुस्कान की जादू में खो जाते हैं और कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिर्फ मीडिया की वजह से मशहूर हुई, मगर सच ये है कि मोनालिसा एक राज है, एक कहानी है और उस मुस्कान में वो कशिश है जो सदियों बाद भी दिलों को हिला देती है। 1962 में मोनालिसा का इंश्योरेंस $100 मिलियन का हुआ था। आज उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू तकरीबन $970 मिलियन है, यानी 24,000 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपीस। लेकिन फ्रेंच लॉ के मुताबिक मोनालिसा पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसे बेचा नहीं जा सकता और शायद इसीलिए मोनालिसा दुनिया का वो एक इकलौता शाहकार है जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और ये था मोनालिसा की छोटी सी दास्तान, एक ऐसी कहानी जिसने एक तस्वीर को सिर्फ एक शाहकार से ज़्यादा बनाकर एक लेजेंड बना दिया। आज भी लोग मोनालिसा के सामने रुककर उस मुस्कान में अपने सवाल ढूंढते हैं। शायद इसीलिए मोनालिसा हमेशा एक राज रही है और शायद हमेशा रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।